साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है वर्ष 2023-24 में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो विभिन्न परीक्षाएं कराई गई हैं, तो उस उन परीक्षाओं का जो जीएस वाला पोर्शन है, जीएस और हिंदी का जो सेक्शन है, उसको हम लोग जो है यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो एआरओ की परीक्षा हो या यूपीपीसीएस की जो अन्य परीक्षाएं हों, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज के दिन हम लोग जो है एपीएस अर्थात अपर निजी सचिव 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा आपकी जनवरी 2024 में हुई थी, तो उसके प्रश्न पत्र को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में जिसका सामान्य ज्ञान वाला प्रश्न है, सेक्शन है, जिसमें 1 से लेकर 50 तक मतलब 50 प्रश्न जो है आपके जीएस के पूछे गए हैं, जिसमें आपके करंट अफेयर भी शामिल है। इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आपका जो पहला प्रश्न है कि डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक, यह जो पुस्तक है सुश्री बेनजीर भुट्टो की पुस्तक। किसकी है? सुश्री बेनजीर भुट्टो की है। आगे देखते हैं, दो सूचियां दी गई, लेखक और किताब, इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए, यशपाल की पुस्तक कौन सी है? यशपाल की पुस्तक है मेरी तेरी उसकी बात। मेरी तेरी उसकी बात, तो 2 से मिला दीजिए। कमलेश्वर की पुस्तक है, कमलेश्वर की कितने पाकिस्तान, 4 से मिलाइए। भीष्म शाहनी की पुस्तक है तमश, 1 से मिलाइए। सुरेंद्र वर्मा की पुस्तक है मुझे चांद चाहिए, 3 से मिला दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2413 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, यहाँ पे किताब और लेखक को यहाँ पे बताना है निम्नलिखित किसका सही मिलान किया गया है। किसका मिलान सही है इन चारों में? देखिए, इंदिरा गांधी ट्राइस्ट विद पावर, इंदिरा गांधी ट्राइस्ट विद पावर, यह किताब नयनतारा सहगल की है, ये आपका सही मिलान है। जबकि द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये धर्मेंद्र प्रधान की पुस्तक नहीं बल्कि एस जयशंकर, जो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर, उनकी पुस्तक है। वहीं हाफ लाइन हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म इंडिया, यह संजय बारू की नहीं बल्कि विनय शेतपथ की है, विनय शेतपथ की पुस्तक है। और वहीं जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, ये रवीश कुमार की नहीं बल्कि विनय शेतपथ की पुस्तक है। तो हाफ लाइन हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म इंडिया और जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, ये दोनों पुस्तक ही विनय सेतपथ की है। आगे बढ़ते हैं, मृच्छ कटकम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह सुद्रक के द्वारा लिखी गई है। अगला है स्टेट फ्रॉम द हार्ट, स्टेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 2 कथन दिए गए, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव। देखिए, यह जो पुस्तक है यह कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, किसकी है? कपिल देव की। तो यहाँ पर केवल दूसरा वाला सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि सचिन तेंदुलकर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे है। अगला है आपका यूआईडीएआई, आधार जारी करने के लिए स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। यूआईडीएआई का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इंग्लिश में कहें तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आपका फेमा, फेमा FEMA, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, सी ऑप्शन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अगला है नेस्कॉम एक भारतीय गैर लाभकारी गैर सरकारी व्यापार संघ है जो मुख्य रूप से भारत के प्रौद्योगिकी उद्योग पर केंद्रित है। नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? तो डी ऑप्शन आप देखें, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, MOM, मॉम, जिसे मंगलयान के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य मंगल की सतह की विशेषताओं, आकृति विज्ञान, खनिज विज्ञान और मंगल ग्रह के वातावरण का पता लगाना है। इस MOM का पूर्ण रूप क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है IFSC, आपने IFSC कोड का नाम कई बार सुना होगा बैंकिंग से संबंधित में। तो IFSC का पूर्ण रूप क्या है? तो IFSC का जो पूर्ण रूप है वो है आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है मनुस्मृति के टीकाकार कौन थे? तो कुल्लूक भट्ट हैं। कौन है? कुल्लूक भट्ट हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ? देखिए, खानवा का युद्ध जो है ये 16 मार्च 1527 को, 16 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य में होता है, जिसमें बाबर की जीत होती है, राणा सांगा की पराजय होती है। अगला है 1921 में मोपला विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? मोपलाओं पर जमींदारों का अत्याचार। दूसरा, अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नहीं, इसमें जो पहला है मोपलाओं पर जमींदारों का अत्याचार, ये आपका मेन रीजन था। तो ए ऑप्शन, ये जो आपका मालाबार तट है, यहाँ केरल वाला हिस्सा, यहाँ पर ये 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है।
तो अभिकथन है कि पाकिस्तान के नाम के विचार का सुझाव रहमत अली ने दिया था। ये सही है, कारण क्योंकि रहमत अली ने 1933 में, किताब का नाम इंग्लिश पढ़िए, नाउ आर नेवर, इन 1933, मतलब 1933 में अभी या कभी नहीं नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। इसका जो नाम है नाउ एंड नेवर, नाउ आर नेवर, ठीक है। तो कथन कारण सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखिए, जो यह पुस्तक है अभी या कभी नहीं या नाउ आर नेवर, इसी पुस्तक में जो है पाकिस्तान के नाम का विचार जो है, विचार का सुझाव रहमत अली ने दिया था, ठीक है। तो इसलिए जो पाकिस्तान के नाम का विचार का सुझाव रहमत अली ने दिया था, क्योंकि रहमत अली ने 1933 में अभी या कभी नहीं नाउ आर नेवर नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें इन्होंने इसके बारे में बात की थी। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं। एक तरफ आपका सूची एक में ये आपके कह सकते हैं रेगिस्तान, डेजर्ट के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ ये कहां पर स्थित है। तो देखिए, गेडोशिया, गेडोशिया जो है ये आपका बलूचिस्तान में, गेडोशिया बलूचिस्तान में, दो से मिलाइए। अराकेशिया, अराकोशिया है, अराकोशिया ये कंदहार में है, चार से मिला दीजिए। एरिया, एरिया जो है हेरात, वन से मिला दीजिए। पोरोप, पोरोप मिशादे, पोरोप मिशादे जो है ये आपका, ये कहां पर है? काबुल घाटी में, काबुल घाटी। तो देखिए, गेड्रोशिया बलूचिस्तान में, अराकोशिया कंदहार, एरिया हेरात में, पारोप मिशादे काबुल घाटी। तो 2413 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, देखिए, सुबह एवं शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो यह लालिमा युक्त प्रतीत होता है। इस अवलोकन के लिए जिम्मेदार परिघटना क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का छितराव या फैलाव है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी की पपड़ी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो यह जो अनुमानित प्रतिशत है वो कितना है? 0.025%, 0.025%। बच्चों में सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जो सूखा रोग होता है विटामिन डी, जो सूखा रोग होता है बच्चों में उसे रिकेटस कहते हैं। तो रिकेटस की कमी, मतलब रिकेटस कहलाता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। देखिए, बच्चों में रिकेटस होता है और जो वेस्ट होते हैं उसमें ऑस्टियोमेलेशिया होता है। वहीं विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कार्बिक एसिड है, और विटामिन ए का आपका रेटिनॉल है। विटामिन बी में चूंकि कई सारी कैटेगरी होती है, विटामिन वन, विटामिन ए, विटामिन बी, सॉरी विटामिन बी1, विटामिन बी2, तो उसके नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बिच्छू बूटी, नेटल की पत्तियों द्वारा स्त्रावित होता है जो दर्द युक्त डंक का कारण होता है? मेथनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? मेथनोइक एसिड या मेथनोइक अम्ल होता है। अगला है, दो सूचियां दी गई, आविष्कार और आविष्कारक। तो यहां पर देखिए, इन्हें सुमेलित करना। कॉस्मिक किरणों, कॉस्मिक किरणों के आविष्कारक कौन रहे? विक्टर हैस रहे। अब कॉस्मिक किरणों के आविष्कारक विक्टर हैस रहे हैं, तो दो से मिलाइए। एक्स किरणों के डब्ल्यू सी रोयंट जेन रहे हैं, तो इस तीन से मिला दीजिए। रेडियो सक्रियता के हेनरी वेकरल रहे हैं, हेनरी वेकरेल रहे हैं, तो चार से मिलाइए। कृत्रिम रेडियो सक्रियता के आई क्यूरी एवं एफ जॉलियट, तो वन से मिला दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 2341 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, स्थान और उद्योग। तो खेतड़ी जो है ये आपका तांबा उद्योग संबंधित है, किससे है? तांबा से, चार से मिलाइए। रेणुकूट जो है एल्युमिनियम से, तो तीन से मिला दीजिए। शेलम जो है सूती वस्त्र से, वन से। सूरज हीरा कटिंग से, दो से मिला दीजिए। तो 4312 अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, मिट्टी का निच्छालन, मिट्टी का निच्छालन या लीचिंग ऑफ सॉइल किससे संबंधित है? तो ये लेटेराइट मिट्टी से। किससे? लेटेराइट मिट्टी से संबंधित है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? दो बार गुजरती है, तो यह है माही नदी। माही नदी के बारे में याद रखिएगा, निकलती कहां से? तो मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप मिंडा ग्राम के विंध्याचल पर्वत श्रेणी, यहाँ पे जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है के अममाऊ स्थान से निकलती है, और यह जो है आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए, गुजरात से होते हुए अरब सागरी खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अमशोट, अमशोट चोटी जो है उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है, और यह अमशोट चोटी जो है शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा है, शिवालिक पहाड़ी। और ये कहां पर आपको दिखाई पड़ेगा? जो सहारनपुर वाला जिला है, सहारनपुर जिले में आपका कह सकते हैं उत्तराखंड और जो उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है सहारनपुर के पास, यहां पर ये अमशोट चोटी है, ठीक है। ये शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में की गई थी, यह कथन आपका सही है। दूसरा, भारत में कुल बाघ या टाइगर अभ्यारण्य जनवरी 2023 तक जो है 53 थे, 53, ये कथन भी सही है। देखिए कैसे सही है, वर्तमान में आप देखें तो जो टाइगर रिजर्व कितने हो गए? 55 हो गए, 55 हो गए। जो 53 नंबर का था, 53, ये आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व था, जो कि आपका उत्तर प्रदेश
का जो चित्रकूट जिला है यहाँ पर स्थित है और इसको अधिसूचित किया गया था 19 अक्टूबर 2022 को। जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है 53 नंबर का 19 अक्टूबर 2022 को। फिर इसके बाद जो 54वें नंबर का है 54 नंबर का जो है आपका, ये था आपका मध्य प्रदेश का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जिसे 20 सितंबर 2023 को अधिसूचित किया गया। तो 20 सितंबर 2023 और उससे पहले वाला 19 अक्टूबर 2022। तो मतलब आपका जनवरी 2023 तक जो है आपके 53 ही थे। जनवरी 2023 तक जो है आपके 53 थे, जबकि अब वर्तमान में जो है आपका 55 हो गए हैं। तो 54 नंबर का है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का, ये 20 सितंबर 2023 को अधिसूचित किया गया। वहीं 55 नंबर का जो है 55 नंबर का जो है ये धौलापुर करौली टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है राजस्थान का। ठीक है, इसे 28 सितंबर 2023 को जो है अधिसूचित किया गया। तो यहां पे याद ध्यान रखिए वर्तमान कितने हैं 55 हैं। तो यहां पर ए और बी दोनों ही सही है, इसलिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। कथन कारण का प्रश्न है। कथन है कि भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है, सही है। कारण, इसने बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया है, यह भी सही है। परंतु ये कारण नहीं है संघीय व्यवस्था के लिए, ये कारण नहीं कि केंद्र का निर्माण मतलब बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया गया है। तो कथन कारण दोनों ही सही है, परंतु व्याख्या नहीं हो रही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन। अगला है बजट अधिनियम। बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम में रखिए। कैसे बजट को लाया जाता है? देखिए, सबसे पहले क्या होगा, विधायिका का प्रस्तुतिकरण होगा, विधायिका का प्रस्तुतिकरण 5। फिर इसके बाद क्या होगा, इस पे आम बहस होगी 1। फिर आम बहस के बाद क्या होगी, अनुदान मांगों पर मतदान होगा 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका विनियोग विधेयक आएगा, विनियोग विधेयक। फिर आपका वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक मतलब अप्रोप्रिएशन बिल आएगा। फिर आपका फाइनेंस बिल या वित्त विधेयक, तो 3 हो जाएगा। तो आपका 51423 बी ऑप्शन। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की वाद योग्यता संबंधित वाद एवं कार्रवाइयां, तो ये आपका अनुच्छेद 300 आर्टिकल 300। अन्य को देखें, जैसे आर्टिकल 100 अनुच्छेद 100 क्या कहता है, ये सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति एवं गणपूर्ति संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 200 जो है, अनुच्छेद 200 ये विधेयकों पर, जो विधेयक है उन पर अनुमति के, ये राज्य जो मंडल भी आपका जो विधानमंडल है उसके संबंध में है कि विधेयकों पर अनुमति देने के संबंध में है अनुच्छेद 200। वहीं अनुच्छेद 330 क्या है, यह लोकसभा में SC ST मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण के संबंध में बात करता है, अनुच्छेद 330। आगे बढ़ते हैं। किस वीटो के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं, तो ये पॉकेट वीटो के माध्यम से। अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, 241A में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, 241B में लक्षद्वीप है, 241C में पुडुचेरी नहीं है, 241C में जो है आपका दादरा नगर हवेली है, ना कि पुडुचेरी। तो ये सुमेलित नहीं। पुडुचेरी जो है आपका 241E में है, ध्यान रखिएगा। 241D में क्या है, दमन और दीव है। तो यहां पर सी वाला ऑप्शन सही नहीं। अगला है निम्नलिखित खेलों में से किस एक से ग्रैंड स्लैम संबंधित है? जो आपके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं प्रमुख रूप से, वो आपके लॉन टेनिस से संबंधित है। ठीक है, आपका आगे चलते हैं। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस एक खेल संबंधित? थॉमस कप जो है आपका हॉकी संबंधित, किससे? हॉकी से। वर्ष 2007 में किस देश ने प्रथम T20 विश्व कप जीता? देखिए, जो पहला आपका T20 विश्व कप प्रारंभ होता था वर्ष 2007 से, ये पहला संस्करण इसका किसने जीता था? भारत ने। जबकि जो लेटेस्ट आपका 2022 में हुआ था, 2022 में T20 क्रिकेट विश्व कप हुआ था, उसका विजेता कौन था? इंग्लैंड था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी हैं? तो देखिए, अंजुम मौदगिल जो है ये आपकी शूटिंग या निशानेबाज है, पंजाब की हैं। मंजू रानी बॉक्सिंग से संबंधित है, मुक्केबाजी से। एल सरिता देवी मुक्केबाजी से मणिपुर की हैं ये। जमुना बोरो ये भी पूर्व मुक्केबाज हैं, असम से संबंधित हैं। आगे बात करते हैं। एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन रही है? कमलजीत संधू रही हैं। भारत में नवीन संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कब किया था? तारीख याद रखिएगा, 28 मई 2023 को। ठीक है, अगला है कोणार्क सूर्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे ब्लैक पगोडा भी कहते हैं, सही है। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा के पुरी के पास स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण
गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ये कथन आपका सही है। कब कराया था? 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में इनका जो कार्यकाल रहता है 1238 से लेकर के 1264 के बीच में कराया गया था। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा यह यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है। इसे 1984 में शामिल किया गया था यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में। तो तीन के तीनों कथन सही है, तो 1 2 3 डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य में सहायता करता है? तो ये पारदर्शिता, प्रशासन में पारदर्शिता लाने में, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये सहायता करता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आगरा के सिकंदराबाद में। आगरा के सिकंदराबाद में, सिकंदरा में स्थित है। ठीक है, और ये जो ये मकबरा है 4 बार प्रकार के विस्तृत उद्यान के केंद्र में स्थित है। अकबर का जो टाइम पीरियड रहता है 1556 में पैदा होता है और आपका 1605 में इसकी मृत्यु होती है। आगे बढ़ते हैं। गोलकोंडा किला भारत में कहाँ स्थित है? गोलकोंडा किला जो है आपका तेलंगाना के हैदराबाद के पास स्थित है। यह 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश के द्वारा बनवाया गया था, निर्मित। 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश के द्वारा निर्मित कराया गया था। 13वीं शताब्दी में ही आपका कोणार्क सूर्य मंदिर भी बनता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्न में से किस एक संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से 545 बढ़ाई गई? देखिए, ये 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 1973 के माध्यम से। देखिए, पहले क्या था आपका 525 सीटें थी लोकसभा में। इन 525 में से 500 सीटें जो थी वो आपका कह सकते हैं राज्यों का प्रतिनिधित्व करते थे 500, और जो आपकी 25 सीटें थी वो यूटी संसदीय प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते थे, तो कुल 525 थे। तो इस 31वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया, इसमें जो 500 सीटें थी लोकसभा में, राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या जो है 500 से बढ़ा करके उसे क्या किया गया, 525 किया गया। और जो यूटी अर्थात संसदीय प्रदेशों की जो अधिकतम संख्या थी 25, उसे घटा करके क्या कर दिया गया, 20 कर दिया गया। तो 525 प्लस 20 कितना हो गया, 545 हो गया। यहाँ पे 31वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1973 के माध्यम से। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है 2023 में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत 161वें स्थान पे। देखिए, इसमें कुल 180 देशों को शामिल किया गया, भारत 161वें स्थान पे, जबकि 2022 में जो है भारत 150वें स्थान पे था। मतलब 11 अंकों की गिरावट हुई है। 180 में हम लोग 161वें पे हैं, मतलब ये हमारी स्थिति काफी दयनीय है। ठीक है, तो 100 आपका 2022 में 150 था, 161 हो गया, मतलब 11 अंकों की गिरावट हुई है। जबकि नंबर 1 पर कौन है? सबसे अच्छी यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता है कहां पर है? नॉर्वे में। नंबर 1 पर आपका नॉर्वे है। ठीक है, नंबर 2 पे आयरलैंड है, नंबर 3 पे डेनमार्क है। आगे बढ़ते हैं। अगला है विपर्जय चक्रवात का संबंध किस सागर से है? तो यह जो है आपका अरब सागर में आया था। कब आया था? जून 2023 में, 11 जून 2023 को यह टकराता है अरब सागर में। आपका जो गुजरात वाला तट है, गुजरात महाराष्ट्र, यहां पर यह आया था अरब सागर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे ये कब मनाया जाता है? ये 15 जुलाई को मनाया जाता है, 15 जुलाई को। और 15 जुलाई 2023 में इसकी थीम क्या थी? थीम याद रखिएगा, परिवर्तनकारी भविष्य के लिए। परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। फिर से सुन लीजिए, परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। अगला है, चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का मिशन किस तिथि को प्रक्षेपित किया गया था, मतलब भेजा गया था? तो ये आपका 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे प्रक्षेपित किया गया था। और यह 23 अगस्त 2023 को जो है यह आपका दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसने सॉफ्ट लैंडिंग की। कब की? 23 अगस्त को। इसी 23 अगस्त को जो है महत्ता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है कि हर वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था, 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में हर साल 4 सितंबर को मनाया जाता है। नहीं, 4 सितंबर को नहीं, 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश से संबंधित है। यह कथन आपका सही है। देखिए, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 2023 की जो थीम थी, थीम याद रखिएगा, हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। और यहां एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये तो आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस था, विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10
जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और 2023 में इसकी थीम क्या थी? विश्व हिंदी दिवस की, हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उनकी मातृभाषा की महत्व को भूले। हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उनकी मातृभाषा की के महत्व को भूले। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, अब आपके मैथ के 4 क्वेश्चन है। इन मैथ के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।